हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब आप सभी लोगों का तीसरे लेक्चर में, ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा इक्लिप्स, टाइड्स एंड एप। इक्लिप्स, टाइड्स, एप एंड फेजेस ऑफ मून, है ना। ग्रहण, ज्वार भाटा और चंद्रमा की कलाएं, जिसमें हम समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, सभी चीज़ें कैसे अंजाम दी गई और कैसे सभी चीज़ें होती है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है जिसको हम देखते हैं, है ना। आपने ग्रहण भी देखा होगा, आपने टाइड आते हुए देखी होगी, ग्रहण देखा होगा, टाइड देखी होगी, चंद्रमा के फेजेस चेंज होते हुए, चंद्रमा की कलाएं चेंज होते हुए देखी आपने। फुल मून देखा है, न्यू मून देखा है, हाफ मून देखा है, आधा चांद देखा है ना। पूर्णिमा की स्थिति देखी, अमावस्या की स्थिति देखी, तो वो कैसे होते हैं आज हम उसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो है हमारा फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं। अब इसमें हम एक चीज़ देखने चाहते हैं कि हमारा सन किस तरफ है। ये हमारा सन इस तरफ है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है हमारा सन इस तरफ है। अब देखिए सनलाइट इस तरफ से आ रही है, सनलाइट आपको दिखाई दे रही है इस तरफ से आती हुई। अब देखो, यदि हम पहली कंडीशन की बात करें तो अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, ठीक है, सनलाइट इधर से आ रही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक सेपरेशन लाइन है, इसमें सनलाइट इस तरफ पड़ रही है और हम अर्थ से देखें तो हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमको कौन सा दिखाई दे रहा है? अंधेरे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मून का डार्क वाला फेस दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हमको स्काई में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब जब सॉरी, जब चंद्रमा का वो वाला हिस्सा जो डार्क फेस है वो हमको दिखाई देता है, इट मीन्स हमको पूरा ब्लैक दिखाई देगा आसमान, हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये स्थिति कौन सी होती है? न्यू मून की होती है। और न्यू मून क्या बोलते हैं हम? न्यू मून को बोलते हैं अमावस्या का दिन। अमावस्या के बाद चंद्रमा की कलाएं क्या होने लगती है? वापस बढ़ने लगती है। चंद्रमा की कलाएं क्या होती है? वापस बढ़ने लगती है, फेजेस ऑन शिफ्ट होने लगते हैं यहाँ से, ठीक है, कलाएं बदलने लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पोजीशन पे हम देखते हैं कि जब चंद्रमा यहाँ पहुँच जाएगा तो आप ये एरो से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमको क्या दिखाई दे रहा है। ये एरो में हमको क्या दिखाई दे रहा है? आधा इतना काला हिस्सा और इतना वाला ब्राइट हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोनों स्थिति हमको दिखाई दे रही है। इसके कारण हमको मून कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा शेप में दिखाई दे रहा है हमको। ये वाला हिस्सा जैसे मून हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सनलाइट इस वाले हिस्से पर नहीं पड़ रहा है। ये वाला कौन सा हिस्सा है? डार्क वाला हिस्सा है, ठीक है, जो हमारी तरफ रहता है, ठीक है। कभी कभी ये पूरी तरीके से हमारी तरफ भी आएगा, मतलब ये लाइट ब्राइट वाला फेज हमको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते। जब ये 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको हाफ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आधे पर लाइट पड़ रही है, आधे पर नहीं पड़ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमको आधा चांद दिखाई देगा और आधा नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही हम ये वाले फेज में पहुँचते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? लगभग यहाँ पर हमको कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई दे रहा है? हमको यहाँ पर लगभग 70% हिस्सा अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, चंद्रमा का। जैसे ही हम इस स्थिति में आ जाते हैं, इस स्थिति में आ जाते हैं तो हमको यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर दो फैक्टर डालते हैं। यहाँ पर दो फैक्टर, बीच में से लाइन डाली, यहाँ पर हमको ये वाला हिस्सा जहाँ से सनलाइट आ रही है और पूरी तरीके से हमको ब्राइट वाला फेस दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा का दिन। कौन सा दिन? पूर्णिमा या फिर फुल मून की कंडीशन है ये, ठीक है, जिसमें हमको ब्राइट फेस दिखाई देता है और जो डार्क फेज होता है, गहरा हिस्सा होता है, अंधेरा हिस्सा होता है, वो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पर हम इससे समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये मून के फेजेस शिफ्ट होते हैं। अब एक फैक्ट पॉइंट सुनिए, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर इस स्थिति में हम चंद्रमा का कितना हिस्सा देख सकते हैं? इस स्थिति में हम चंद्रमा का कितना हिस्सा देख सकते हैं फुल मून की कंडीशन में? यहाँ पर तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कितना देख सकते हैं? तो आपको लगेगा कि हम आधा चांद देख पा रहे हैं, मतलब हम 50% देख पा रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पर मोर देन 50% देख पाते हैं, लगभग 59% पार्ट देख पाते हैं हम। किसका? चांद का। ये भी ध्यान रखिएगा, 50% से ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का होता है, ठीक है। तो मून का हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं? 50% से ज़्यादा हिस्सा देख पाते हैं। वैसे ही यहाँ से चंद्रमा क्या होता है? घटने लगता है, ठीक है। कुछ हम देसी लैंग्वेज की बात करें, लोकल लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ से हम जब अमावस्या होती है वहाँ से ये वाला जो फेस होता है इसको बोलते हैं उजालिया, मतलब उजाला होने लगा है,
ठीक है। और इधर से ये वाला फेज जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अंधेरिया, है ना। लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मालवी लैंग्वेज में इसका यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं अंधेरिया, मतलब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, अंधेरे की तरफ। यहाँ पे चंद्रमा डार्क में जाता जा रहा है ना, गहरे काले में जाता जा रहा है, ठीक है। अब ये वैसे ही जैसे फेजेस इसमें टर्न हुए थे, बढ़ते गए थे, वैसे ही फेजेस इसमें कम होते जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए वापस से फेज वैसे ही सेम कम हो गया, फिर यहाँ पर वापस हमको हाफ दिखाई देगा, सॉरी हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वापस हाफ दिखाई देगा, फिर थोड़ा और कम होगा, और ये और कम होगा, और लास्ट में वापस पोजीशन पर आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है, ये फुल मून और न्यू मून की कंडीशन हमारी किस स्थिति में आती है, जब तीनों इनलाइन हो जाते हैं, ठीक है, और हमको डार्क फेस दिखाई देता है, तब क्या हो जाता है, न्यू मून या अमावस्या होती है। जब हमको ब्राइट फेस या फिर चमकीला हिस्सा या फिर रोशनी वाला हिस्सा दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा का दिन या फुल मून की कंडीशन होती है। और अर्थ के अराउंड मून को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 27.2 डेज लगते, है ना, 27.2 दिन का समय लगता है, ठीक है, किसको, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में, या फिर अर्थ के अराउंड मून का रिवॉल्यूशन पीरियड है हमारा 27.2 डेज, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, फैक्ट पॉइंट है, ठीक है। और 15-15 दिन की स्थिति हम मानते हैं पूर्णिमा और अमावस्या की, ठीक है। आप देखिएगा ये वाली स्थिति, अब आप जब भी चांद को देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल होगी, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ। हम इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले वो बताएगा, देखिए ये सोलर इक्लिप्स आ गया, ठीक है, मतलब ये कौन सा हो गया, अमावस्या, ये लूनर इक्लिप्स, ये पूर्णिमा का दिन आ गया, है ना। वापस से देखिएगा एक बार, पहली स्थिति में जो हमने देखा, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कौन सी, ये आ गई हमारी अमावस्या, ये आ गई हमारी पूर्णिमा का दिन आ गया, ठीक है। दोनों स्थितियाँ अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम इस स्थिति को, इस कंडीशन को देखते हैं, इसका रिवॉल्यूशन, यहाँ पर दोनों कंडीशन को आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड से। ये देखिए, अब हम देखते हैं कि इक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधी रेखा में इन लाइन होती है, जब सन, ये रहा सन, ये रहा इस तरफ हमारा मून, और इस तरफ है हमारा अर्थ, ये तीनों एक सीधी रेखा में मौजूद होते हैं, तब क्या होता है, इक्लिप्स की कंडीशन आती है। एक कंडीशन आना और आती है, यहाँ पर सन होता है, यहाँ पर बीच में अर्थ आ जाती है, और मून इस तरफ आ जाता है, ये भी एक इक्लिप्स की कंडीशन है। और कौन सी कंडीशन कौन सी है, ठीक है, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, जब मून सन से आने वाले लाइट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जब मून सन से आने वाले लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो क्या हो जाता है, हमारा सोलर इक्लिप्स हो जाता है। या फिर अल्टीमेटली एक छोटी सी बात ध्यान रखें, जो चीज़ ब्लॉक हो रही है, जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, वो वाला इक्लिप्स लगा है। जैसे यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। अर्थ से हम देखते तो हमको मून के बीच में आ जाने के कारण सन नहीं दिखाई दे रहा है। यदि सन नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा इक्लिप्स हो गया, ये सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है। दूसरी पोजीशन में चलते हैं, सन यहाँ पर है, अर्थ बीच में, सन का लाइट मून तक नहीं पहुँचेगा, सन का लाइट मून तक नहीं पहुँचेगा, तो हमको मून दिखाई नहीं देगा। जब मून दिखाई नहीं देगा, शेडो में आ जाएगा, ठीक है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। यह स्थिति है सूर्य ग्रहण की, ये चंद्र ग्रहण की। एक छोटी सी लाइन याद रखें, जो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी या फिर जो चीज़ ढक जाएगी, उस चीज़ का ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ढक गया, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ढक गया, चंद्र ग्रहण, ठीक है। जब इस स्थिति में क्या होगा, जब मून सन से आने वाला रेडिएशन को क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा, सन से आने वाले रेडिएशन को कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा, और उसके कारण हमको सन नहीं दिखाई देगा अर्थ से। इस स्थिति को हमने क्या बोला, ये हमारा सोलर इक्लिप्स था, ठीक है। अब टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स, है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, अर्ध चंद्र ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण, इस स्थिति को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन सी स्थिति आएगी, ठीक है, उनको मैं बताऊंगा आगे। वो डायग्राम में हम समझेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जब एक और चीज़, एक और लाइन हम सुनते हैं यहाँ पर, जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरीके से ढक लेगा,
ठीक है, जब सन टोटली कवर हो जाएगा मून से तो उस स्थिति को हम, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टोटल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, दूसरी दूसरी बात, जब स, जब मून को अर्थ का शेडो पूरी तरीके से कवर कर लेगा तो उसको क्या बोल देंगे, टोटल लूनर इक्लिप्स, है ना, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी हमारी। ठीक है, तो हम इस स्थिति को आगे हमारे डायग्राम में देखते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली स्थिति को देखिए आप, हमने पहले बताया था कि कौन क्या चीज़ हो गई, हमारा सूर्य ग्रहण। अब देखिए बोला था सूर्य ग्रहण में सूर्य पहले यहाँ पर, ये चंद्रमा आ गया और ये पृथ्वी आ गई। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश को किसने रोक लिया, सनलाइट को किसने ब्लॉक कर दिया, मून ने रोक लिया। और यहाँ पर हमको क्या नहीं दिखने लगा, हमको यहाँ पे से क्या नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और बहुत अच्छी देखने लायक है, यहाँ से देखिए ये सनलाइट जा रहा है, ये सनलाइट यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से सनलाइट ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये वाले एरिया में शेडो आ गई, इस एरिया में शेडो आ गई। जब यहाँ से शेडो आ गई फिर उसके बाद हमने और भी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर क्लियर। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, ये वाला जोन जो हुआ इसमें पूरी तरीके से शेडो है, ये वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो गया, पूरी तरीके से शेडो आ गया, है ना। इसी शेडो वाले जोन को, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शेडो, आपको डार्क शेडो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो डार्क शेडो दिखाई दे रहा है इस वाले रीजन में, बस इसको क्या बोला जाता है, अम्बरा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश सेम, अम्बरा बोला जाता है इसको, UMBRA, अम्बरा। ठीक है, दूसरी कंडीशन को आप देखें, यहाँ पर आपको आधा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क था, उसके बाद यहाँ पर पार्शियली डार्क दिखाई दे रहा है, मतलब आधा अंधेरा आधा उजाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेनुम्ब्रा बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पेनुम्ब्रा बोला जाता है। ये स्थिति आपको समझनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छी स्थिति है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये SSC में पूछा जा चुका है, अम्ब्रा, व्हाट इज अम्ब्रा, व्हाट इज पेनुम्ब्रा। ठीक है, एक कंडीशन और मैं लूनर इक्लिप्स में बताऊंगा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, जब मून बीच में आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स लगेगा, जब अर्थ बीच में आ जाती है तब लूनर इक्लिप्स लगेगा। चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य ग्रहण लगेगा और पृथ्वी के बीच में आ जाने से चंद्र ग्रहण लगेगा। आपने अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा दोनों समझ लिए होंगे। देखो, जब यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, देखिए यहाँ पर अफ्रीका बताया जा रहा है, तो अफ्रीका के ये वाले इलाके में यदि कोई मौजूद है और वो यहाँ से सूरज को देखता है तो उसको सूरज का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, कोई सा भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से सूर्य को कवर कर लिया। किसने किसने कवर कर लिया, चंद्रमा ने। और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, तो जब वो सूरज को देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, यहाँ से सूरज का इतना हिस्सा दिखाई देगा, सूरज का इतना हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, ये स्थिति उसको दिखाई देगी। तो इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है, इस वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, यहाँ बीच में जो खड़ा हुआ उसको दिखेगा टोटल सोलर इक्लिप्स, और जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ उसको क्या दिखाई देगा, पार्शियल सोलर इक्लिप्स या फिर अर्ध सूर्य ग्रहण। ये बीच वाले डार्क वाले फेज में खड़े हुए व्यक्ति को क्या दिखाई देगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति सामने आएगी हमारे। ठीक है, तो अब हमको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये मून की ऑर्बिट बताई जा रही है, मून की ऑर्बिट में मून मूव करता रहेगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें तीनों 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्या, सोलर इक्लिप्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट लूनर इक्लिप्स को। लूनर इक्लिप्स कैसा होता है, ठीक है, ये देखिए लूनर इक्लिप्स में मैंने बताया था सन यहाँ पर है। ठीक है, अब अर्थ बीच में आ गया, इस स्थिति में क्या हो गया, अर्थ बीच में आ गया, और अर्थ बीच में आ जाने के कारण क्या होगा, मून तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मून तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है, मून तक यदि सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि यदि जो चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, जो दिखाई नहीं देगी, वो क्या हो जाएगा, वो वाला इक्लिप्स होगा। तो यहाँ पर कौन सा इक्लिप्स हो गया हमारा, लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण की स्थिति आ गई। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में देखने लायक चीज़ है, ये देखिए यहाँ से सनलाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट जा रही है। ठीक है, और इस एरिया में तो सनलाइट है ही सही, ठीक है, यहाँ से तो जा ही रही है सनलाइट, और इस वाले इलाके में क्या कर लिया है, अर्थ ने सनलाइट को ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, मतलब क्या हो गई, ये वाला वो जोन हो गया जिसमें सनलाइट नहीं होती है, इसको हमने क्या बोल दिया, अम्बरा बोल दिया।
ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, अम्बरा बोल दिया, जहाँ से सनलाइट बिल्कुल भी पास आउट नहीं हो रही है। ठीक है, दूसरा है जोन जहाँ से सनलाइट आधी पास आउट आ रही है, क्योंकि यहाँ से एक स्थिति में समझाना चाहूँगा, यहाँ से जो सनलाइट आ रही ये और ये, यहाँ से तो पूरा इस इलाके में तो इस तरफ से आने वाले सनलाइट को ब्लॉक कर रखा किसने, अर्थ ने। लेकिन जो सनलाइट यहाँ से आ रही है इसको तो ब्लॉक नहीं करा ना, तो यहाँ पर अभी भी सनलाइट आ रही है इस हिस्से से, इस हिस्से से सनलाइट इस हिस्से में पड़ रही है, मतलब आधा धूप आधी छाँव। ठीक है, आधी धूप आधी छाँव। तो जब आधी धूप आधी छाँव किसी स्थिति में होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेनुम्ब्रा बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डार्क वाले को अम्बरा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, पेनुम्ब्रा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अम्बरा हो गया और ये क्या हो गया, पेनुम्ब्रा हो गया। दोनों चीज़ों को याद रखिए, यहाँ पर अर्थ बीच में है, मून पीछे और सन यहाँ पर है, तो ये तीनों स्थिति आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये एक भौगोलिक स्थिति होती है ना, कि मतलब फिजिकल स्टेट एक ऐसी होती है जिसके अंदर ये हमेशा एक दूसरे के सामने नहीं होते। ठीक है, हमेशा ये स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और फैक्ट पॉइंट बताता, हम थोड़ा सा चलते हैं इस तरफ। ये डायग्राम देखिए, अब इस स्थिति में हम ये कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम कौन सी कंडीशन देख रहे हैं। जब हमको मून का डार्क वाला हिस्सा दिखाई देता है तो मून का कौन सा फेज होता है, ये अमावस्या होती है। अमावस्या का दिन होता है, या फिर न्यू मून की कंडीशन होती है। मतलब जब भी सोलर इक्लिप्स लगेगा तो कब लगेगा, न्यू मून की कंडीशन पर लगेगा, मतलब अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूर्य का दिखना जरूरी तो है ही सही, कब लगेगा, डे में लगेगा। ठीक है, डे टाइम में जब अमावस्या का दिन होगा तभी हमारा क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, और स्थिति देखिए नेक्स्ट इस वाला डायग्राम में हम चलते हैं। देखिए ये स्थिति मैंने बताई थी, जब हमको मून का टोटल फेज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सूर्य से आने वाली रोशनी पूरी इसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ब्राइट फेज होगा, ये वाला हिस्सा ब्राइट फेज होगा, और इधर वाला फेज क्या होगा, डार्क फेज होगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पूर्णिमा का दिन आ जाएगा। कौन सी कंडीशन है, पूर्णिमा या फुल मून की कंडीशन आ जाएगी। यदि फुल मून की कंडीशन आ गई तो मतलब जब लूनर इक्लिप्स लगता है तो कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, और ये कब लगेगा, जब हमारा मून पीछे की तरफ होगा अर्थ के, और हम कहाँ पर होंगे, हमको जब पीछे की तरफ होगा तब हम नाइट में होंगे। देखिए हम इस स्थिति में, ये डे वाला फेज है अर्थ का और ये नाइट वाला फेज है, तो हम किस फेज में होंगे, नाइट वाले फेज में होंगे। मतलब हमको रात को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कभी कभी चंद्र ग्रहण लगभग 5 या 6 बजे से भी शुरू होता है। ठीक है, हाल ही की कंडीशन में एक दो बहुत ही लंबे चंद्र ग्रहण भी दिखाई दिए गए। 2015-16 की बात है, 15 और 16 में दिखाई दिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, अभी हाल ही में भी चंद्र ग्रहण था जो अभी दिखाई नहीं दी, भारत में तो नहीं दिखाई दिया लेकिन दूसरी जगह दिखाई दी। ये ड्यूरेशन बहुत कम होता है, छोटा ड्यूरेशन होता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है इस स्थिति में। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक डायग्राम और देखिए, यहाँ पर दोनों एक साथ हम देख पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये अम्ब्रा, पेनुम्ब्रा और पेनुम्ब्रा, इसके पीछे एटुम्ब्रा भी बताया था। ठीक है, चलो अब हम एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है हमको सोलर इक्लिप्स, ये दिख रहा है लूनर इक्लिप्स। दोनों कंडीशन में आपको शेडो का एरिया दिख रहा होगा। अर्थ बड़ी है इसलिए ज़्यादा एरिया कवर करेगी, हमारा मून छोटा है इसलिए छोटा एरिया कवर करेगा। और यहाँ पर टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, यहाँ पर पार्शियल दिखाई देगा, यहाँ पर पूरे में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, यहाँ पर आधा दिखाई देगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब मैंने आपको बोला था टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे। जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को अपने अंदर समा लेगा, ठीक है, पूरी तरीके से कवर कर लेगा, तो उसको हमने क्या बोला था, सोलर इक्लिप्स। कौन सा, टोटल सोलर इक्लिप्स, आपकी कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, और टोटल लूनर इक्लिप्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। टोटल लूनर इक्लिप्स पूरी तरीके से मतलब हड़प लिया है किसको, पूरी तरीके से चंद्रमा छुप गया है, पूरी तरीके से सूर्य छुप गया है, इसलिए एक टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया और एक टोटल लूनर इक्लिप्स हो गया। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का,
चंद्रमा दिखाई दे रहा है रेड कलर का, इसलिए इसको ब्लड मून वाली कंडीशन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ब्लड मून मतलब जब टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, ये ब्लड मून भी है, ठीक है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है, आपने देखा डायग्राम में, आपको और अच्छे से समझ में आया, ठीक। अब अपन चलते हैं और आगे, और भी कंडीशन। हमने पार्शियल की बात करी थी, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स। ये देखिए, ये आधा ही कवर कर पा रहा है, चंद्रमा इसको आधा ही कवर कर पा रहा है, मैंने आपको कंडीशन में बताया था, इसीलिए। और यहाँ पर ये भी सोलर इक्लिप्स आधा ही दिखाई दे रहा है आपको, है ना, सूर्य आधा ही कवर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स और पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। ये अर्ध सूर्य ग्रहण, ये अर्ध चंद्र ग्रहण। अर्ध चंद्र ग्रहण की मैं स्थिति आपको बताता हूँ कि क्या होती है। देखिए सन, ठीक है, यहाँ पर हमारी आ गई अर्थ, और यहाँ पर आ गया, देखो अब अर्थ का शेडो की बात तो हमने करी है, यहाँ से ये शेडो जा रही है, ठीक है। अभी शेडो में जब चंद्रमा यहाँ पर होगा, जब यहाँ पर होगा तो पूरी तरीके से वो कवर्ड हो जाएगा, पूरी तरीके से कवर्ड आ जाएगा, तो ये तो टोटल की स्थिति हो गई। लेकिन जब वो यहाँ होगा, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा, ये वाला हिस्सा कवर हो गया, ठीक है, अर्थ की शेडो से ये हिस्सा कवर हो गया। लेकिन ये वाला हिस्सा बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है, अभी इसको वो सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, इसलिए हमको ये ब्राइट वाला हिस्सा यहाँ पे दिखाई देता है, और ये पार्शियल लूनर इक्लिप्स अर्ध चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हमने यहाँ पे ब्लड मून की बात करी, ठीक है, ब्लड मून कितना साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब जब पूरी तरीके से, है ना, जब चंद्रमा थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, मतलब स्थिति मैं बताऊंगा मैं, और आगे हम समझेंगे इस चीज़ को। आपने अपोजी और पेरिजी के बारे में समझा होगा, ठीक है, मैं आपको अगले लेक्चर में अपोजी और पेरिजी, अपसौर और उपसौर के बारे में बताऊंगा। जब चंद्रमा उपसौर या फिर पेरिजी की कंडीशन में होता है, पेरिजी की कंडीशन में होता है, तब वो क्या होता है, पृथ्वी के नज़दीक होता है, ठीक है, नज़दीक होता है, नज़दीक होता है तो वो पूरी तरीके से ऐसा कवर कर लेता है, पूरी तरीके से ऐसा कवर कर लेता है, ठीक है। लेकिन जब वो अपोजी की कंडीशन में होता है, तो अपोजी की स्थिति में वो पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। अपोजी की या फिर अपसौर की स्थिति में पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा, तो हमको क्या दिखाई देगा, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, सन का बाहर का लेयर दिखाई दे रहा है आसपास से, देखिए, ठीक है, बाहर का आसपास वाला लेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये हम इसको बोलते हैं एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स, हिंदी इंग्लिश सेम, जिसमें हमको क्या दिखाई देता है, सूर्य के आसपास का ये स्थिति, ये हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। अब एक स्थिति और बात करते हैं, यहाँ पर डायमंड रिंग इफेक्ट, है ना, डायमंड रिंग इफेक्ट, ठीक है। डायमंड रिंग इफेक्ट क्या दिखाई देता है, जब भी सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है ना, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब वो खुल रहा होता है, जब वो खुल रहा होता है, मतलब सूरज, ये यहाँ से चंद्रमा इस तरफ से आया और इसने इसको पूरी तरीके से कवर करा, और चंद्रमा इस तरफ खसकेगा, तो चंद्रमा जब थोड़ा सा ही इस पोजीशन से इधर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ से सन की एकदम तीखी रोशनी हमको दिखाई देती है। तब ये कैसा दिखाई देता है, ये एक सर्कल और उसके ऊपर ग्लो करती हुई एक रिंग, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये वाली स्थिति, ये वाली पोजीशन को देखिए, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये वैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यदि ये वैसा ही दिखाई दे रहा है, तो हमारी कौन सी कंडीशन आ गई है, ये हमारी कौन सी थी, ये डायमंड रिंग इफेक्ट था। एक रिंग जैसा दिखाई दे रहा है कि ये आसपास रिंग है और ये डायमंड लगा हुआ है, वो ग्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायमंड रिंग इफेक्ट बोला जाता है। ये रिंग इफेक्ट जैसा ये भी है, ठीक है, रिंग जैसी बन रही है, लेकिन ये मेन है हमारा डायमंड रिंग इफेक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से एक है कि डायमंड रिंग इफेक्ट क्या होता है। डायमंड रिंग इफेक्ट किस में होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण, अर्ध चंद्र ग्रहण किस में होता है। तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होने वाली स्थिति है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ये हमने 3 इफेक्ट देखे, ब्लड मून, एन्युलर सोलर इक्लिप्स, डायमंड रिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर चीज़ और छोटी सी समझते हैं, यहाँ पर आपको सन का आउटर लेयर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। जब भी टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उस स्थिति में क्या होता है, हमको आउटर एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। किसका? सन का आउटर एटमॉस्फेयर दिखाई देता है। या आपको एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस वाली पोजीशन में भी हमको दिखाई दे रहा है आउटर एटमॉस्फेयर। ये क्या होती है? गैसेस होती है। सन के अराउंड जो गैसेस होती है वो होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोरोना। अभी कोरोना चल ही रहा है, ठीक है, हम प्रभावित है उससे बहुत, लेकिन ये सन का कोरोना है, ठीक है, जो सन के अराउंड हमको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, ये उसका क्या कहलाता है? सन कोरोना कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक कि वो क्या है। देखिए यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइड। अब देखिए टाइड क्या होता है, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए टाइड क्या होता है, ये हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया पर ये वाटर लेवल है ना, तटों पर ये हमारा पानी का लेवल है, तट पर पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, जब भी नॉर्मल वाटर लेवल, ये क्या है, ये नॉर्मल वाटर लेवल है जहाँ तक पानी होता ही है हमेशा। नॉर्मल वाटर लेवल से जब भी वाटर राइज करता है, ऊपर की तरफ आता है, नॉर्मल वाटर लेवल से जब भी पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइड या ज्वार। टाइड बोला जाता है या फिर ज्वार बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये नॉर्मल वाटर लेवल से नीचे की तरफ जाता है सॉरी, नीचे की तरफ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एब या फिर भाटा बोला जाता है, ठीक है। ज्वार और भाटा, ज्वार मतलब पानी का ऊपर की तरफ चढ़ना, भाटा मतलब पानी का नीचे की तरफ चलना, नीचे की तरफ आना। दोनों पोजीशन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पानी ऊपर गया तो ज्वार या टाइड, या फिर पानी नीचे आया तो भाटा, ठीक है। तो ये रहा डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन है। अब देखिए एक और चीज़ है, बे ऑफ फंडी। ये बे ऑफ फंडी कहाँ पर मौजूद है? कनाडा में मौजूद है, बे ऑफ फंडी कनाडा। वहाँ पर सबसे हाईएस्ट टाइड आता है, कितना? 16 मीटर का टाइड आता है, सबसे ऊंचा टाइड अभी तक का विश्व में। कहाँ पर आता है? बे ऑफ फंडी में आता है 16 मीटर का टाइड, बहुत ऊंचा। कहाँ है? कनाडा, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा अमेरिका का देख लें कि ये अमेरिका मौजूद है, ठीक है, ये ऐसा अमेरिका, ठीक। अब यहाँ पर जो कनाडा और अमेरिका सेपरेट होते हैं, यहाँ पर है बे ऑफ फंडी बीच में, ठीक है। अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है, यहीं पर जब टाइड आएगा यहाँ पर, तभी यहाँ पर भी टाइड की कंडीशन होगी। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे हाईएस्ट टाइड आता है कितना? 16 मीटर का। अब भारत की बात करें, अब भारत में सबसे ऊंचा टाइड कहाँ आता है? यहाँ पर भारत का ये वाला हिस्सा आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये है गुजरात, गुजरात का यहाँ पर है द्वारका, द्वारका के वहाँ पर है ओखा, जगह का नाम है ओखा, और ओखा में ही भारत का सबसे हाईएस्ट टाइड आता है ठीक है। ये जगह का नाम है ओखा, ओखा में सबसे हाईएस्ट टाइड आता है, ये भारत का सबसे हाईएस्ट टाइड है, ठीक है। तो दोनों लोकेशन को आप याद रखिए, दोनों ही बहुत अच्छे फैक्ट पॉइंट है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं कि और पोजीशन आगे क्या होती। अब देखिए टाइड के बारे में समझिए, ठीक है। अब टाइड के बारे में समझते हैं तो हमको यहाँ पर दो पोजीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, साफ साफ सिंपल सी दो पोजीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर पहली पोजीशन आपको दिखाई दे रही है 180 डिग्री वाली, ठीक है, 180 डिग्री वाली दो पोजीशन दिखाई दे रही है। दूसरी पोजीशन दिखाई दे रही है आपको कौन सी? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन। ये 90 डिग्री की पोजीशन और ये 180 डिग्री वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये दो पोजीशन है, उसके अंदर 180 डिग्री वाली पोजीशन में दो और फैक्टर है, जिसमें पहली कंडीशन में मून पीछे की तरफ रहेगा और दूसरी कंडीशन में मून आगे की तरफ रहेगा। दो पोजीशन है और इसके अंदर ही दोनों तरीके से टाइड आता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लूनर टाइड और सोलर टाइड, ठीक है। लूनर टाइड का क्या मीनिंग होता है? जब चंद्रमा के प्रभाव से, मून के इफेक्ट से जब कोई टाइड आता है तो उसको क्या बोलते हैं? लूनर टाइड बोलते हैं, चंद्रमा के प्रभाव से। जब सन के इफेक्ट से, सन के प्रभाव से, सन के ग्रेविटेशनल पुल से जो टाइड आता है उसको क्या बोलते हैं? सोलर टाइड बोलते हैं। यहाँ पर आपको लूनर टाइड ज़्यादा ऊंचा दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर मैक्सिमम इफेक्ट किसका पड़ता है टाइड की कंडीशन में? मून का पड़ता है, ठीक है। सन दूर होने के कारण इसका प्रभाव क्या होता है? इफेक्ट क्या होता है? कम होता है। इस पर यह प्रभाव कम होने के कारण ही ये क्या हो जाता है?
हम इसको क्या बोलते हैं, सोलर टाइड छोटा होता है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एकदम साफ साफ, सोलर टाइड छोटा है और लूनर टाइड बड़ा है। ठीक है, इस पोजीशन को हम अलग से समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले हम 90 डिग्री वाली पोजीशन में चलते हैं। ये हमारा अर्थ, सन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल वाटर लेवल की जो हम बात करते हैं, और हम इसको कर लेते हैं 90 डिग्री पर रखते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये अर्थ अब पहले क्या करता है, सन फोर्स लगाता है, तो नॉर्मल वाटर लेवल से क्या हो जाता है, पानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मून फोर्स लगाता है, मून के फोर्स से वाटर लेवल थोड़ा सा और राइज हो जाता है, ये आ गया। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे क्या, इसके अपोजिट साइड क्या, कौन सी स्थिति दिखाई देती है हमको। अब हम सोचते हैं कि अपोजिट साइड क्या होगा, तो अपोजिट साइड क्या होगा, अपोजिट साइड भी पानी ऊपर की तरफ आएगा। जैसा यहाँ पर पानी ऊपर उठा है वैसा अपोजिट साइड भी होगा। ठीक है, मतलब कोई भी रोटेटिंग बॉडी जब घूमती है, यदि हम उसके साइड में कुछ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, है ना। हम एक टॉप को घूमता हुआ देखते हैं, भंवरे को घूमता हुआ देखते हैं, तो वो बैलेंस्ड होता है पूरी तरीके से। ठीक है, वैसे ही भंवरे के समान घूम रही है पृथ्वी, तो ये बैलेंस है। अभी यदि हम कुछ ऑब्जेक्ट लगा देंगे अनबैलेंस हो जाएगी, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट आ गए तो। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अर्थ क्या करती है, अर्थ इसको बैलेंस करने के लिए खुद से ही एक फोर्स लगाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण सूर्य के समान जितना भी बल लगाया सूर्य ने, उतना फोर्स ये भी लगाती है पृथ्वी। और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मून के अगेंस्ट भी लगाती है, और क्या कर देती है, दूसरी तरफ भी टाइड की कंडीशन को बना देती है। ये देखिए, दोनों तरफ टाइड आ गई। ठीक है, और ये पोजीशन हमारी बन जाती है 90 डिग्री वाली। 90 डिग्री में हाईएस्ट टाइड नहीं होता है, इसको निप टाइड बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा इसके पहले वाला डायग्राम में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निप टाइड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये छोटी सी टाइड आ रही है यहाँ पर, टाइड यहाँ पर छोटी सी आ रही है। इस पोजीशन पर देखिए, यहाँ पर छोटी टाइड आ रही है, यहाँ पर बड़ी टाइड आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे की तरफ, अपन ये पहली कंडीशन थी, इसमें निप टाइड आती है। अब देखिए दूसरी पोजीशन को हम देखते हैं। ये अर्थ हमारी एज इट इज लोकेशन पे, हमारा सन यहाँ पर। ठीक है, अब अपन क्या लेते हैं, मून को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, देखो मून और ये दोनों एक ही तरफ होंगे ना, मून और ये दोनों एक ही तरफ होंगे, तो केवल मून का फोर्स ही वर्क करेगा यहाँ पर, अर्थ का सन का फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि सन इन दोनों का फोर्स डबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अनटच फोर्सेस है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, फिजिक्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स जो इस तरफ से लग रहा है, ये मून का फोर्स यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए पहले सन का थोड़ा सा फोर्स लगता है। ठीक है, फिर मून का ज़्यादा फोर्स लगता है, इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर पानी इतना उड़ जाता है। उसी के कंपैरिजन में अर्थ फोर्स लगाती है, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टोटल टाइड इतना ऊंचा उठा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइड ऊंचा हुआ, लेकिन ये इतना ऊंचा टाइड नहीं था, ये भी उतना ऊंचा टाइड नहीं था जितना टाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी पोजीशन थी 180 डिग्री वाली, है ना, 180 डिग्री वाली पोजीशन है, यहाँ पर मून बीच में। अपन लास्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं, लास्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा हमारा क्या है, अर्थ इस बार सेंटर्ड होगा। ठीक है, मून पीछे की तरफ होगा, और हमारा सन इस तरफ होगा। ये देखिए इस पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सन ने फोर्स लगाया, तो सोलर टाइड आया यहाँ पर। फिर सन के अगेंस्ट अर्थ ने फोर्स लगाया, पृथ्वी ने बल लगाया, तो ये कौन सा हुआ, सन के अगेंस्ट अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको सोलर टाइड हम दे देते हैं, सोलर अर्थ बोल देते हैं इसको। दूसरा, अब मून ने फोर्स लगाया, तो मून का फोर्स तो ज़्यादा ही है, मून ने फोर्स लगाया, मून के कारण टाइड इतना ऊंचा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मून का टाइड लूनर टाइड हो गया। उसके बाद मून के अगेंस्ट अर्थ ने फोर्स लगाया, मून के अगेंस्ट अर्थ ने फोर्स लगाया, और ये मून के अगेंस्ट अर्थ वाला टाइड हो गया। मतलब टोटल टाइड कितना हो गया, इतना ऊंचा हो गया। ये देखिए यहाँ से इतना टाइड इतना ऊंचा हो गया। मतलब क्या हुआ, ये टाइड कौन सा है, सबसे हाई टाइड है। सबसे हाईएस्ट टाइड कौन सी पोजीशन में मिल रहा है हमको, जब अर्थ बीच में होता है, हमारा अर्थ बीच में होता है, तब हमको हाईएस्ट टाइड मिलेगा। ठीक है, अब एक पोजीशन को हम यहाँ पर फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने इसके पहले भी देखी हुई है।
ठीक है, ये सन वाला, ठीक है, उस तरफ मून कहाँ था, यहाँ था। अब पोजीशन को देखिए, हम यहाँ पर हम चंद्रमा की कलाएं देखते आ चुके, फेजेस ऑफ मून देख चुके। तो अब इस कंडीशन में कौन सा है, ये है पूर्णिमा का दिन या फिर फुल मून। मतलब हाईएस्ट टाइड कब होगा, फुल मून पर होगा, फुल मून की कंडीशन पर हाईएस्ट टाइड होगा। दूसरा ये कौन सी है, अमावस्या, अमावस्या या फिर न्यू मून, ठीक है, ये न्यू मून की कंडीशन है, तो इस पर हाईएस्ट टाइड होगा क्या, नहीं होगा, न्यू मून पर हाईएस्ट टाइड नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन, एक और यहाँ पर फैक्ट पॉइंट जान लेने की ज़रूरत है हमको, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, ये 180 डिग्री पर है, सीजीगी की पोजीशन पर है। यदि ये दोनों सीजीगी की पोजीशन पर है और अर्थ बीच में है, तो ये कौन सा ग्रहण लग रहा है, ये लग रहा है लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। कौन सी स्थिति है, चंद्र ग्रहण की स्थिति है। और लूनर इक्लिप्स में भी क्या होगा, हाईएस्ट टाइड होगा। मतलब अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट टाइड हमको कब दिखाई देगा, जब भी लूनर इक्लिप्स होगा, जब भी चंद्र ग्रहण होगा, सबसे हाईएस्ट टाइड दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ पर हम अर्थ से देख रहे हैं, सूर्य छुप रहा है, हम इसके पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सोलर इक्लिप्स पे हाईएस्ट टाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये जब भी ऑप्शन में आए तो उन चीज़ों को ध्यान रखें और उसको शांति से सॉल्व करें, अचानक से आंसर ना लगा दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा फुल मून या पूर्णिमा पर हाई टाइड होगा, या फिर लूनर इक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण पर हाई टाइड होगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। देखिए, ये हमारा अर्थ, अब टाइड की ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ भी अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये सन है, सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम मानते हैं यहाँ इंडिया है, यहाँ पर इंडिया है, और मून को भी इसी पोजीशन पे मानते हैं हम, ये मून यहाँ पर है, ठीक है। अब इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर टाइड होगा। यदि मून और सन एक तरफ है तो यहाँ पर टाइड होगा, इसके कंपैरिजन में पीछे की तरफ भी टाइड होगा, ठीक है। मतलब यदि हम बोलते हैं कि इंडिया में, ये इंडिया की पोजीशन है, इंडिया में 12 बजे, कितनी बज रही है, 12 बज रही है, दिन की पीएम हो रहा है, ठीक है। दिन की यदि 12 बज रही है तो 12 बजे यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइड आ रहा है, ठीक है। जब ये इस पोजीशन से मूव करेगा, मतलब 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे से जब ये रात के 12 बजे में जाएगा, है ना, तो जब रात के 12 बजेंगे तब भी यहाँ पर टाइड होगा, मतलब 12 बजे फिर से टाइड होगा, इंडिया में 12 बजे रात को फिर से टाइड होगा। लेकिन क्या हो जाता है कि ये अर्थ है, सन है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, प्लस मून भी क्या कर रहा है, मून इस पोजीशन पे था, तो मून इस पोजीशन से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मून भी यहाँ आ जाएगा, अर्थ भी इस पोजीशन से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, इस पोजीशन पर अर्थ भी रिवॉल्व कर रही, मतलब अर्थ भी यहाँ आ जाएगी। तो उस पोजीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 26 मिनट और ऐड हो जाएंगे, 26 मिनट और ऐड हो जाएंगे। मतलब यदि एक दिन में किसी जगह पर 2 बार टाइड आता है ना, इससे क्या पता चलता है एक चीज़ और, कि एक ही जगह पर किसी भी लोकेशन पर 2 बार टाइड आता है। मतलब इंडिया में 2 बार टाइड आता है, हर रोज़ रोज़ 2 बार टाइड आता है। मतलब यदि इंडिया में 12 बजे यहाँ पर टाइड आ रहा है, इंडिया में यदि दिन में 12 बजे यहाँ पर टाइड आया, ठीक है, तो क्या होगा, रात को 12 बजे वापस टाइड आएगा। लेकिन अर्थ के रिवॉल्यूशन और मून के रिवॉल्यूशन के कारण, है ना, पृथ्वी के परिक्रमण और चंद्रमा के परिक्रमण के कारण क्या हो जाएगा, ये टाइड 26 मिनट का शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12:26 पर एक और टाइड आएगा, ठीक है, 12:26 पर टाइड आएगा। लेकिन जब ये वापस 12 बजे की पोजीशन पर आएगा दिन में, तो 26 मिनट और ऐड हो जाएंगे। मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे, यदि हम बोलते हैं कि आज सोमवार था, है ना, ये मंडे था, ठीक है, मंडे को 12 बजे टाइड आया, तो ट्यूसडे को टाइड कब आएगा, 12:52 पर टाइड आएगा। यहाँ पर 26 और 26 का और 52, ठीक है, 52 मिनट पर। मतलब हम बोलें कि 12 घंटे में किसी जगह पर टाइड आता है, कितनी देर में, प्लस 26 मिनट में, 12 घंटे में प्लस 26 मिनट में आता है, और 24 घंटे में कितने में आता है, प्लस 52 मिनट में, ठीक है। यदि यहाँ पर 12 बजे टाइड आया दिन में, तो अगले दिन 12 बजे टाइड कब आएगा, 12:52 पर आएगा। इसे 52 मिनट ऐड करते जाएंगे। यदि हम बोलेंगे इसी पोजीशन पर 12 घंटे में टाइड कब आएगा,
12 घंटे में टाइड कब आएगा, तो यदि यहाँ पर 12 बजे आया है दिन में, तो यहीं पे 12 बज के 26 मिनट पर टाइड आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन भी याद रखें, टाइमिंग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये दोनों टॉपिक रिलेटेड थे, हमने दोनों टॉपिक को साथ में रखा, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी है यहाँ पर, और बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। हम पूरा ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं यहाँ पर। आप एक बात ध्यान रखिए, ये तो अभी शुरुआत है, हम पूरा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के साथ प्लस साइंस के लेक्चर भी इसमें आएंगे, तो हम इसको पूरा कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, और थैंक यू सो मच।